Hi Bachawari, very warm welcome to the channel. This is your English educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So आज हम करने वाले हैं इंग्लिश के स्नैपशॉट से एमसीक्यू का टेस्ट. यस, आपने बिल्कुल सही सुना. हम ऑलरेडी प्लेलिस्ट देखो कंप्लीट कर चुके हैं. तो अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो फटाफट से प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर 11 की प्लेलिस्ट देख लो. वहाँ पे आपको सारे के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे. सब्जेक्ट चैप्टर्स मिल जाएंगे और वो चैप्टर्स से आप अपना इंग्लिश का रिवीजन कंप्लीट कर सकते हो. बिकॉज आई एम होपिंग कि अब तो रिवीजन ही बचा है. इवन इफ आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है एंड यू जस्ट बिगिनिंग, तो भी आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो. नाउ दैट हमने वो कंप्लीट कर लिया है, आई थॉट कि क्यों ना आपके कुछ टेस्ट लिए जाएं. तो हम हॉर्नबिल के टेस्ट से तो एकदम पूरी तरीके से फ्री हो चुके हैं और अब हमारा आज इंटायर स्नैपशॉट का एमसीक्यू का टेस्ट है. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू कीप इट ईजी. यहाँ पर स्टैंड अलोन एमसीक्यूज होने वाले हैं. यू जस्ट नीड टू राइट आंसर्स A B C D करके एंड दैट विल बी इट. एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप मुझे बताएंगे कि आपने 30 में से कितना स्कोर किया. ठीक है, सो 30 क्वेश्चंस विल बी देयर और आपको मुझे बताना है कि आपने 30 में से कितना स्कोर किया. लेट्स बिगिन. ऑलराइट, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है. पहला क्वेश्चन कहता है मुराद हैड बीन हाइडिंग द हॉर्स डैश इन अ स्टेबल in a barn of a vineyard at a secret place of his house, none of the above. मुराद had been hiding the horse. कहाँ पे मुराद इस हॉर्स को छुपा रहा था इतने दिनों से? in a stable, स्टेबल में छुपा रहा था. in a barn of a vineyard, vineyard के बान में छुपा रखा था. at a secret place of his house या फिर none of the above. बच्चों करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा इन अ बान ऑफ अ विनयार्ड. एक छोड़े हुए विनयार्ड में एक बान था, वहां पर वो घोड़े को छुपाता था क्योंकि वहां पे ओट्स और ड्राई अल्फाल्फा मिल जाता था, जिसका मतलब ये है कि आराम से वो उसे खा सकता है और एकदम ऐसे भूख नहीं लगेगी और तंदुरुस्त भी रहेगा. तो वो सबसे बेस्ट जगह थी घोड़े को रखने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज अंकल खुसरोव्स कस्टमरी लाइन? सो अंकल खुसरोव की रोज की लाइन क्या थी? अंकल खुसरोव का तकिया कलाम क्या था, यानी वो बार बार क्या रिपीट करते थे? इग्नोर इट, पे नो अटेंशन, फॉरगेट इट, इट इज हार्मलेस, इग्नोर इट, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. तो आपको बताना है कि अंकल खुसरोव जो है वो क्या बार बार रिपीट किया करते थे. बिल्कुल करेक्ट आंसर है इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. वो बार बार जब भी कुछ होता था, जब भी कुछ ऐसा होता था जो उन्हें इरिटेट कर सकता था, तब 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 वो बोलते रहते थे अरे इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. अरे जाने दो भाड़ में जाने दो, बिल्कुल भी अटेंशन नहीं लेना है. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. हु वॉज द ट्रू ओनर ऑफ द हॉर्स? बच्चों हॉर्स का ट्रू ओनर कौन था? हाँ जी, ट्रू ओनर ऑफ द हॉर्स कौन था? जॉन बायरो, पेटवाजियान, डिक्रन हालेबियन या फिर जोहराब? ये सारे के सारे डिफरेंट लैंग्वेज के नेम्स हैं, प्रॉपर नाउन्स हैं, तो इन्हें हम कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं. अगर आपको इनका इन्हीं के लैंग्वेज में बेटर प्रोनाउंसिएशन आता है तो प्लीज मुझे बताइएगा. ऑल राइट, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जॉन बायरो. देखो जॉन बायरो एक फार्मर था, ठीक है, वो अल्जीरियन फार्मर था, पर उसने लोनलीनेस की वजह से अर्मेनियन सीख ली थी, जिसमें बाकी सारे उसके दोस्त और लोग बात करते थे, तो उनसे बात करने के लिए उसने अर्मेनियन सीख ली थी और उसी का ये घोड़ा था. जॉन बायरो इज द करेक्ट आंसर. एट वॉट टाइम डिड अरम एंड मुराद राइड द हॉर्स? कौन से समय पे अरम और मुराद घोड़ा चलाते थे? लेट नाइट, अर्ली मॉर्निंग, इवनिंग या आफ्टरनून आवर्स? तो यूजुअली कौन से टाइम पर घोड़ा चलाया करते थे? लेट नाइट, अर्ली मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून आवर्स? बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका होगा अर्ली मॉर्निंग्स. वो सब लोगों के उठने से पहले ही घोड़े को लेकर चले जाते थे और हॉर्स राइडिंग किया करते थे. ठीक है, तो अर्ली मॉर्निंग्स विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हेन डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स? आखिरकार जो हमारे दोनों प्रोटैगनिस्ट है अरम और मुराद, उन्होंने हॉर्स को कब लौटाया? व्हेन यानी कब. आफ्टर अरम लर्न टू राइड, जब अरम ने घोड़ा चलाना सीख लिया था, या फिर आफ्टर अ ईयर, एक साल के बाद में. ठीक है, एक साल के बाद में.
आफ्टर 6 months, 6 महीने के बाद में, या आफ्टर दे रैन इनटू जॉन बायरो, उनकी जॉन बायरो से मुलाकात होने के बाद में। तो कब जाकर उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये घोड़ा तो अब हमें जॉन बायरो को लौटा देना चाहिए? बेटा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आफ्टर दे रैन इनटू जॉन बायरो। जब वो जॉन बायरो से मिले थे, जॉन बायरो से टकरा गए थे, तो उस समय उन्होंने डिसाइड किया था कि इस घोड़े को जॉन बायरो को लौटा देना चाहिए। ऐसा इसके लिए था क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं कॉन्शियंस को प्रिक किया था जॉन बायरो की बातों ने। तो जॉन बायरो की बातों से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे वो लोग, और उन्हें लग रहा था कि यार सच में हमारे लिए हमारा फैमिली सबसे ऊपर आता है, और आज हमारी फैमिली की वैल्यूज ने हमें बचा लिया है। तो इसी वजह से वो भी क्या करना चाहते थे, वो भी यहाँ पर अपनी फैमिली की वैल्यूज को रिस्पेक्ट करते हुए वो घोड़ा लौटा देना चाहते थे। After the horse was stolen and returned, it became rougher, sick and ill, stronger and better tempered, या फिर both A and C। हाँ जी, जैसे ही घोड़े को उन्होंने जॉन बायरो को लौटा दिया तो घोड़ा कैसा हो गया था? बच्चों करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा स्ट्रॉन्गर एंड बेटर टेम्पर। जॉन बायरो ने अरम की मम्मी को खुद बताया कि घोड़ा बहुत ही ज्यादा बेटर हो चुका है, इनफैक्ट वो बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है, और होता ही वो ड्राई अल्फाल्फा ओट्स और ये सभी खा रहा था पूरे दिन, और बेटर टेम्पर्ड हो चुका है। पहले वो बिल्कुल किसी की सुनता नहीं था, वो वाइल्ड भागना चाहता था बस इधर उधर, पर अब न जाने इसको क्या हुआ है, ये बहुत ही बेटर टेम्पर्ड है, इतना गुस्सा इसे नहीं आता है, बातें मानता है ये। तो C will be the correct answer. Mrs. Darling took the possessions of things on the pretense of। बच्चों the address का ये क्वेश्चन है, the address का ये क्वेश्चन है। हाँ जी, मिसेस डॉर्लिंग जो कि इस चैप्टर के अंदर एंटागनिस्ट का काम कर रही हैं, विलन का काम कर रही हैं, उनके बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन बोल रहा है मिसेस डॉर्लिंग टुक द पोजेशंस ऑफ द थिंग्स ऑन द प्रीटेंस ऑफ यूजिंग देम, सेलिंग देम, कीपिंग देम सेफ, या फिर बोथ A and B। तो मिस्टर डॉर्लिंग ने मिसेस एस से उनकी चीजें क्या दिखावा कर ली, क्या दिखा कर ली? ओके बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कीपिंग देम सेफ, ये बताकर कि भाई मेरे को ये चीजें जो है आपकी, आप मुझे दे रहे हो, ये आप ही की अमानत है और मैं इन सारी चीजों को काफी सेफ रखूंगी। तो कीपिंग देम सेफ इज द करेक्ट आंसर। वो तो उनको वॉर तक सेफ रखने का दिखावा कर रही थी कि वॉर तक मैं इसे सेफ रख लूंगी, और उसके बाद में जब आप वापस आ जाओगे तो फिर मैं इनको आपको लौटा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 8। How does the author describe Mrs. Darling when she saw her the first time during the war? तो ऑथर यानी कि हमारी मार्गा ने मिसेस डॉर्लिंग को कैसे डिस्क्राइब किया है जब वो पहली बार उन्हें वॉर के दौरान देखती हैं? ऑप्शन ए, अ वुमन विथ अ ब्रॉड बैक। ऑप्शन बी, अ वुमन विथ अ राउंड बैक। ऑप्शन सी, अ वुमन विथ अ स्ट्रेट बैक, या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अ वुमन विद अ ब्रॉड बैक। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि वो उनकी ब्रॉड जो उनकी बैक जो है वो बहुत ही ब्रॉड है, क्योंकि उन्होंने उन्हें सिर्फ जाते हुए देखा था, पीछे से देखा था, तो उन्हें ये पता था कि उनके शोल्डर्स ब्रॉड है, उनकी बैक जो है वो काफी चौड़ी है। तो इसी से बस वो जानती थी मिसेस डॉर्लिंग को। Next question, question number 9. Unlike Mrs. Darling, her daughter was dashed towards the author. Mrs. Darling कैसी थी? ठीक है, तो मिसेस डॉर्लिंग के जैसी उनकी डॉटर नहीं थी, है ना? तो आपको बताना है कि एक्चुअली मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर ने ऑथर को कैसे, मार्गा को कैसे ट्रीट किया। रूड तरीके से ट्रीट किया, मेच्योर तरीके से ट्रीट किया, हॉस्पिटेबल मैनर में ट्रीट किया, या फिर मीन तरीके से ट्रीट किया? तो मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर ने ऑथर को कैसे ट्रीट किया? तो मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर ने ऑथर को हॉस्पिटेबल तरीके से ट्रीट किया, क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग ने तो ऑथर के मुंह पर दरवाजा मार दिया था। जबकि अगर हम बात करते हैं उनकी डॉटर की, तो उनकी डॉटर ने उन्हें इतने अच्छे से ट्रीट किया कि जब वो अंदर आई तो उन्हें बिठाया भी, उन्हें चाय पानी भी पूछा, इनफैक्ट चाय बनाकर भी लेकर आई।
तो यहाँ पर हम आंसर टिक करेंगे हॉस्पिटेबल, यानी कि बहुत ही अच्छी मेहमान नवाजी उनकी वहां पर उन्होंने की। क्वेश्चन नंबर 10, इन व्हाट कंडीशन डिड द ऑथर फाइंड द लिविंग रूम? बच्चों, ऑथर को किस कंडीशन में लिविंग रूम देखने को मिला? तो हमारी ऑथर मार्गा जो है वो मिसेस डॉर्लिंग के घर पे फाइनली चली जाती है, और जब वो मिसेस डॉर्लिंग के घर में जाती है तो उन्हें सबसे पहले सामने लिविंग रूम दिखता है, और लिविंग रूम को वो एक कंडीशन, एक वर्ड से कहीं ना कहीं डिस्क्राइब करती हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड से डिस्क्राइब करती हैं। वो कौन सा है? हैपोजार्ड, वेल अरेंज्ड, एम्प्टी, या फिर ओल्ड फैशन्ड? ऑल राइट, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हैपोजार्ड भी हो सकता है। ठीक है, इसके लिए हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक चीज़ इधर उधर फैली हुई थी। हर एक चीज़ जो है ऐसा लग रहा था जैसे कि जो फर्नीचर है उसे अच्छी तरीके से अरेंज नहीं किया हुआ है, बड़े ही चीप तरीके से अरेंज किया हुआ था। ठीक है, वेल अरेंज तो नहीं था, एम्प्टी भी नहीं था। ओल्ड फैशन्ड जो है वो भी एक आंसर निकल कर आता है, बट हम कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि उनकी चीज़ें ओल्ड फैशन फर्नीचर के साथ में पड़ी हुई थी। ठीक है, तो टेस्ट लेस तरीके से अरेंज थी, तो ज़्यादा बेटर फिर ए करेक्ट आंसर हो सकता है, बट अगर अवेलेबल नहीं हो तो हम डी भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, अकॉर्डिंग टू दी ऑथर व्हेन डू वी नोटिस द थिंग्स इन द हाउस? ऑथर के अनुसार हम घर में चीज़ों को कब नोटिस करते हैं? ऑप्शन ए, व्हेन दे आर आउट ऑफ आवर साइट। ऑप्शन बी, व्हेन दे आर यूज्ड। ऑप्शन सी, व्हेन दे आर शोन, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। बच्चों, जब कोई चीज हमारे घर में एक जगह पर रखी होती है तो उसकी हमें आदत हो जाती है, बट जैसे ही वो चीज जो है वहां से हटा दी जाए तो हम तुरंत नोटिस कर लेते हैं कि यहाँ पर कुछ था। कभी कभी तो हमें याद तक आ जाता है कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या था और क्या हटा दिया गया है। तो वही यहाँ पर हमें बताना है, जब चीज़ें आउट ऑफ आवर साइट होती हैं, जब चीज़ें हमारे आंखों से दूर होती हैं, जब हमें वो उनकी प्लेस में नहीं दिख रही होती है तो हमें उनकी कमी महसूस होती है। याद रखिए कि यहाँ पर उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि सपोज किसी को आप लैंड कर दो, जब चीज़ें मिसिंग होती है तभी उनकी कीमत हमें पता चलती है। चाहे आप किसी को दे दो वो चीज़ें और आप उनको मिस कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं याद कर रही थी कि कैसे उनकी मम्मी ने मिसेस डॉर्लिंग को वो चीज़ें दे दी थी, एंड उस टाइम पर वो हर एक चीज़ को मिस कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 12, द ऑथर हैड कम टू विजिट मिसेस डॉर्लिंग डैश द वॉर। बच्चों, ऑथर मिसेस डॉर्लिंग से मिलने कब आई? तो ऑथर मिसेस डॉर्लिंग से मिलने ड्यूरिंग द वॉर आई, बिफोर द वॉर आई, आफ्टर द वॉर आई, या फिर इट्स नॉट मेंशन्ड इन द स्टोरी? बच्चों, मिसेस डॉर्लिंग को तो ऑथर ने अपने घर में देखा था जब मिसेस डॉर्लिंग उनके घर से सामान लेकर जा रही थी, बट बात रहती है हमारे ऑथर की मिसेस डॉर्लिंग को विजिट करने की, तो हमारी ऑथर मिसेस डॉर्लिंग को वॉर के बाद में विजिट करती हैं, आफ्टर द वॉर विजिट करती हैं, और तब वो नोटिस करती हैं कि मिसेस डॉर्लिंग एक्चुअली उस सामान को अपने तरफ रखना चाहती हैं। ऑफ कोर्स उन्हें समझ में आ जाता है कि वो उनको सामान नहीं देना चाहती, उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये सामान लेने आई है, जबकि वो वहाँ सामान लेने आई भी नहीं थी। वो क्या करेंगी उस सामान का? उन्हें बुरा लगता है ये सोचकर भी कि उनकी मॉम को इन्होंने चीट किया है, और उनकी मॉम कितनी ज़्यादा इनोसेंट थी और ये उन्हें सिला मिला। क्वेश्चन नंबर 13, इन वॉट एंडेवर डज मिसेस फिट्जराल्ड हेल्प मिसेस पियर्सन? मिसेस पियर्सन की मदद मिसेस फिट्जराल्ड किस कार्यों में करती हैं? चैप्टर है, इनफैक्ट प्ले है, मदर्स डे। ऑप्शन है टू सी फ्यूचर, फ्यूचर देखने में, बी है टू मेक हर फैमिली ट्रीट हर वेल, सी है टू रन एरेंड्स, या फिर डी नन ऑफ द अबव। सो मिसेस फिट्जराल्ड मिसेस पियर्सन के लिए एक नेबर से बढ़कर है। मिसेस फिट्जराल्ड जो है वो साथ में, मतलब साथ वाले घर में रहती हैं, बट इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि मिसेस फिट्जराल्ड एक फॉर्चून टेलर भी हैं, और एक रियल फॉर्चून टेलर हैं,
और वो मिसेस पियर्सन को बताती हैं कि अगर वो इसी तरीके से अपने फैमिली को ट्रीट करती रही, इतना अच्छे से उन्हें ट्रीट करती रही, उन्हें कभी बताई नहीं कि किस तरीके से उन्हें फील होता है जब उन्हें इल ट्रीट किया जाता है, तो एक ना एक दिन उनकी फैमिली उनको अपने पाँव में रख देगी। अगर तुमने इस तरीके से उन्हें अपने सर पे चढ़ा लिया तो वो तुम्हें नीचे पाँव में रख देंगे, ऐसा उनका मानना था। तो इसीलिए वो चाहती थी कि मिसेस पियर्सन सीख जाए कि कैसे अपनी फैमिली को सही ट्रीट किया जाता है, और इसीलिए उन्होंने यहाँ पे मिसेस पियर्सन की मदद की। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, टू मेक हर फैमिली ट्रीट हर वेल। Next question, question number 14. What is the first thing that Doris does as soon as she enters the house? बच्चों, डोरिस जैसे ही एंटर करती है घर पे तो पहली चीज क्या करती है? तो जैसे ही वो घर पे एंटर करती है तो सबसे पहले वो क्या करती है? आस्क हर मदर टू गिव हर टी, ठीक है, अपनी मम्मी से चाय मांगती है। बी आस्क हर मदर टू कुक समथिंग फॉर हर, अपनी मम्मी से कुछ बनाने को कह देती है। आस्क हर मदर अबाउट हर डे, अपनी मम्मी से उनके दिन के बारे में पूछती है। या फिर आस्क हर मदर टू आयरन हर येलो सिल्क, अपने येलो कलर की ड्रेस को आयरन करने के लिए कहती है। देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा डी, वो घुसते ही बोल देती है कि आज उसकी डेट है जिसपे वो येलो कलर का सिल्क पहनने वाली है, और उसी स्लिप को वो चाहती है कि उसकी मम्मी आयरन करके रखे ताकि वो जल्दी से पहन ले। Where was Doris headed for the night? डोरिस कहाँ पर जा रही थी आज? हाँ, A. She had to work overtime. B. She was going out with Charlie Spence. She was going for her friend's birthday. या फिर she had some appointment. तो ये थोड़ा सा रिवील कर दिया ओवर एक्सप्लेनेशन में। बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका होगा शी वॉज गोइंग आउट विथ चार्ली स्पेंस। चार्ली स्पेंस उसका बॉयफ्रेंड होता है और उसके साथ आज वो डेट पर जाने वाली होती है, दैट इज वाई वो इतनी एक्साइटेड होती है और अपनी बेस्ट कपड़े पहनकर जाना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल शी सडनली ऑल डिफरेंट, हु सेड दिस फॉर हुम? हाँ जी, ये डायलॉग किसका है, किसने बोला और किसके लिए बोला? क्या सिरिल ने बोला डोरिस के लिए, डोरिस ने बोला मम्मी के लिए, सिरिल ने बोला मम्मी के लिए, या फिर जॉर्ज ने बोला डोरिस के लिए? वेल सडनली शी इज ऑल डिफरेंट, इस तरीके के क्वेश्चन आप प्ले से बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो आप अच्छे से याद रखना कि किसने क्या बात कही होगी। बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका होगा डोरिस फॉर हर मदर। डोरिस ने ये बात अपनी मम्मी के लिए कही थी जब वो डिस्कशन कर रही थी सिरिल के साथ में कि वो कितनी ज़्यादा बदल गई है, एकदम से एक अजीब सा बदलाव उनके अंदर आ गया है। According to Mrs. Pearson, where Cyril had been wasting his time and money. मिसेस पियर्सन के अनुसार सिरिल अपना पैसा और अपना समय कहाँ पर बर्बाद किए जा रहा था? रेसेस एंड आइस शोज, रेसेस, आइस शोज, बोथ ए एंड बी, या फिर क्लबिंग? तो सिरिल अपना पैसा कहां पर बर्बाद किए जा रहा था? बच्चों, जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको अगर हम देखते हैं तो वो बड़ी कूल लगती हैं, ठीक है। जब कोई कोई चीजें कर रहा होता है तो हमें बड़ा कूल लगता है, हमें लगता है अरे यार वाह, ये तो क्लबिंग कर रहे हैं, ये तो अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, ये तो स्मोक कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें कभी कभी हमारे समाज के लोग कूल तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, दिखाते हैं, बट ट्रस्ट मी, हर वो चीज़ जिसको कूल तरीके से दिखाया जाता है, इट्स नॉट बीइंग कूल, ठीक है, इट्स नॉट कूल। सो हमेशा याद रखो दैट यू आर wherever that you're putting energy into, वो एकदम सही सेफ प्लेस है, सेफ प्लेस है आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सिरिल जो है, सिरिल के साथ में भी इस पूरे प्ले में यही हो रहा है। सिरिल एंड इवन सिरिल के पापा भी इसका शिकार है। ये दोनों जो है, ये दोनों कूल बनने के लिए अपने आप को, अपने परिवार को, अपने पैसे को, अपने टाइम को, अपने एफर्ट को दाव पे लगा रहे हैं। सिरिल कूल बनने के लिए, सब लोगों के साथ में मिलने जुलने के लिए, एक नेटवर्क का हिस्सा बनने के लिए रेसेस, आइस शोज में पैसे लगा रहा होता है, ठीक है, अल्कोहल पी रहा है, स्मोक कर रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो उसे कूल नहीं बनाती हैं, इनफैक्ट इसका टाइम और पैसा दोनों वेस्ट करती हैं। ये बात कहीं ना कहीं उसको सिखाना चाहती थी मिसेस पियर्सन के रूप में मिसेस फिट्जराल्ड, कि भाई तू सीख जा,
ये जो तू कर रहा है ये सही नहीं कर रहा है, यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, यू थिंक दैट यू आर हैविंग फन बट इट्स नॉट फन, it's not fun, you're just wasting your time and money. Question number 18. Mrs. Pearson's family had been dashed towards Mrs. Pearson. Mrs. Pearson की family Mrs. Pearson के प्रति कैसी है? Respectful है, polite है, biased है, unappreciative है. देखिए मिसेस पियर्सन की फैमिली उनके टूवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा अनअप्रिशिएटिव है, क्योंकि उनसे काम कराया जाता है ऑर्डर्स मार के, ऐसा नहीं है कि रिक्वेस्ट की जाती है तो उनके ऊपर ऑर्डर्स फेंक के तो उनसे काम कराया जाता है। उसके बाद में वो जब काम कर लेती हैं तो उन्हें थैंक यू भी नहीं बोला जाता, उनके काम को रिकग्नाइज भी नहीं किया जाता। इनफैक्ट ये सोचा जाता है कि पूरे दिन तो वो घर पे कुछ करती ही नहीं है, वो पूरे दिन सिर्फ ये छोटे मोटे घर के काम कर रही होती है। बाहर का काम कितना डिफिकल्ट होता है घर के काम से, इसीलिए उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया जाता, तो उनकी फैमिली उन्हें बिल्कुल भी रिकग्नाइज नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 19 आ चुका है बर्थ से। ओके, बर्थ से क्वेश्चन है, डोंट फ्रेट मदर, आई विल नॉट रन अवे, व्हाई डिड एंड्रयू से दिस? बच्चों एंड्रयू ने मिसेस मॉर्गन जो है उनकी मम्मी को बोला था कि आप डरो मत, मैं यहाँ से नहीं भाग जाऊंगा। तो ऐसा एंड्रयू ने क्यों बोला, मेरा सवाल है। ऑप्शन है टू रीअश्योर मिसेस मॉर्गन्स मदर, टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशंस, टू ब्रेक द साइलेंस, या टू हैंडल अ क्रिटिकल सिचुएशन वेल। क्या लगता है किसके लिए बोला होगा? बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका होगा टू रीअश्योर मिसेस मॉर्गन्स मदर। देखिए मिसेस मॉर्गन का जो डिलीवरी केस है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट, बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही सेंसिटिव है। पूरी फैमिली हमेशा से एक बेबी को अपने फैमिली का पार्ट चाहती है, बट इतने सालों से वो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, और अब जाकर जब फाइनली उनको वो मिल रहा है जो हमेशा से चाहते थे, तो सब बहुत डरे हुए थे और वो बिल्कुल भी चांस नहीं लेना चाहते थे। और इसीलिए मिसेस मॉर्गन की मदर को लगता है कि डॉक्टर को हमने जल्दी बुला लिया है, ये चीज़ जब डॉक्टर देखेगा तो कहीं डॉक्टर यहाँ से भाग ना जाए, और अगर भाग गया तो वापस इसे बुला के कौन लाएगा और कैसे लाएंगे। इसी वजह से वो कहीं ना कहीं उन्हें बोलने ऐसा होता ना, उलझाने की कोशिश करती हैं, चाय पी लो, ठीक है, थोड़ा बैठ जाओ, थोड़ा इस तरीके से उनका टाइम पास करवाने की कोशिश करती है। जो बात एंड्रयू समझ जाता है और एंड्रयू उन्हें रिअश्योरेंस देता है कि आप चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं काम कर कर ही जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हाउ वॉज द न्यू बॉर्न चाइल्ड? न्यू बॉर्न चाइल्ड कैसा था? ए हेल्दी, बी लाइफलेस, सी अंडरवेट, या फिर डी एनेमिक? बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका होगा लाइफलेस। जब उस बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चा लाइफलेस था, उसकी हड्डियां, उसका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो लाइफलेस था, लिम्स के जैसा था, बस ऐसा था जैसे इनमें जान ही नहीं हो। ठीक है, तो वो बच्चा अगर हम कहें कहें तो वो बच्चा जो है वो मतलब उसके अंदर जान नहीं थी, उसके अंदर वो मर चुका था। एक अगर उसमें मैं कहूँ तो एक ही लाइन में एकदम स्पष्ट कहूँ तो वो मर चुका था, वो मरा हुआ पैदा हुआ था एक तरीके से। बट एंड्रयू उस चीज पे यकीन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे थोड़े साइंस लग रहे थे, कुछ थोड़े विजिबल साइंस लग रहे थे कि नहीं, इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है जिसकी वजह से ऐसा दिख रहा है, बट ये मरा नहीं है। ठीक है, बट हम इसे लाइफलेस से बताएंगे। इन द डिलेमा ही फेस, व्हाट डिड एंड्रयू डू? अब जब उसके सामने एक तरफ उसे बच्चे को बचाना था और दूसरे तरफ उसको सूजन जो कि मिसेस मॉर्गन थी उन्हें बचाना था, तो उसने पहले किसे बचाया? Check upon Susan first, check upon the child first, ran away, left it to handle to the midwife. अब वैसे चाहता तो एंड्रयू ऐसा कर सकता था। भाई एंड्रयू को आखिरकार बुलाया किस लिए गया था? डिलीवरी के लिए। उसने डिलीवरी कर दी थी,
डिलीवरी कर दी थी, सब हो गया था। अब वो यहाँ से एक्चुअली भाग सकता था डाइमा के ऊपर सारी चीजें छोड़कर, पर एंड्रयू ने ऐसा नहीं किया। इनफैक्ट इस दुविधा के अंदर उसने सबसे पहले सूजन को चेक किया, उसने सबसे पहले ममा को चेक किया, वहां पे जाकर वो सूजन को चेक कर रहा था, और उसके बाद में जाकर जब सूजन की हालत नॉर्मल हो गई तो उसने बच्चे को हैंडल करना शुरू किया। What all things did Andrew use in his treatment? उन्होंने अपने ट्रीटमेंट के अंदर, इन द ट्रीटमेंट, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया था? हॉट एंड कोल्ड वाटर, basins and towels, a blanket, all of the above. हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव होगा। देखिए, हॉट एंड कोल्ड वाटर का इस्तेमाल किया, बेसिन्स का इस्तेमाल किया जगल करने के लिए, फिर टाल का इस्तेमाल यहाँ पर किया क्योंकि वो रब करना चाहते थे उसको, एंड ब्लैंकेट का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि वो बच्चा स्लिप हुए जा रहा था, ऑफ कोर्स उसको भी ठंड लग सकती थी, तो वो भी एक चीज था। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डिड एंड्रयू रिमेंबर इन द मिडिल ऑफ ऑनगोइंग ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट के बीचों बीच एंड्रयू को क्या याद आ जाता है? अबाउट हिज लव फॉर क्रिस्टीन, मॉर्गन्स फैमिलीज लॉन्गिंग फॉर अ चाइल्ड, हिज टाइम इन समैरिटन, या फिर अबाउट हिज ऑब्लिगेशन एज अ डॉक्टर? हाँ जी, क्या याद आ जाता है उसको ऑनगोइंग ट्रीटमेंट में? उसे याद आता है मॉर्गन्स फैमिलीज लॉन्गिंग फॉर अ चाइल्ड। जिस भी टाइम पे उसको ऐसा लग रहा होता है दैट ही शुड गिव अप, कि उसे गिव अप कर देना चाहिए, जिस भी टाइम उसे ऐसा लग रहा होता है कि बस अब तो उसको, अब तो वो नहीं बिल्कुल भी इस बच्चे को बचा पाएगा, तो उसी टाइम वो याद कर लेता है मिसेस मॉर्गन या मॉर्गन फैमिली की और उनकी चाहत इस बच्चे को लेके, कि सब लोग इस बच्चे को लेकर कितना ज्यादा अलोंग कर रहे थे, उनकी डिजायर कितनी थी इस बच्चे को लेके, है ना? तो मॉर्गन्स फैमिली इज लॉन्गिंग फॉर अ चाइल्ड। But her hands were together, her lips moved without sound. Who is her? हाँ जी, हर कौन है? सूजन, मिडवाइफ, मिसेस मॉर्गन्स मदर, या नॉट क्लियर फ्रॉम द स्टोरी? बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर है मिसेस मॉर्गन्स मदर। मिसेस मॉर्गन की मदर दी इंटायर टाइम बस ये होप करे जा रही थी, भगवान से प्रार्थना करे जा रही थी कि काश इस बच्चे को कुछ ना हो और ये बच्चा हमारे जीवन के अंदर आ जाए। और ये तभी की लाइन है जब उनके हाथ जुड़े हुए थे और उनके होठ जो है वो चल रहे थे, उनका मुंह चल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो इनऑडिबल प्रेयर कर रही हूँ, ठीक है, भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान इस बच्चे को बचा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो द टेल ऑफ द मेलन सिटी से है, तो मेलन सिटी का क्वेश्चन है ये। वॉट रीजन डिड द वर्कमैन गिव टू द किंग? आखिरकार वर्कमैन ने क्या रीजन दिया किंग को? ऑप्शन ए, इंस्ट्रक्शंस गिवन वर रॉन्ग, ऑप्शन बी, टाइम प्रोवाइडेड वाज लेस, ऑप्शन सी, ब्रिक्स वर ऑफ द रॉन्ग साइज, या ऑप्शन डी, चेंजेस वर मेड एट द लास्ट पॉइंट? वर्कमैन ने क्या रीजन दिया उनको कि आज छोटा क्यों बन गया? बच्चों एकदम करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ब्रिक्स वर ऑफ द रॉन्ग साइज। तो जब यहाँ पे सजा देने के लिए जो हमारे ठेकेदार साहब हैं उनको बुलाया गया, तो उन्होंने कहा मेरी क्या गलती, ये तो बनाई किसने है? वर्कर्स ने है। तो वर्कर्स ने बोला हमारी क्या गलती, जब ब्रिक्स ही छोटे साइज की है, रॉन्ग साइज की है, तो हमने तो बस ब्रिक्स को लगाकर बना दिया। तो ये गलती किसके सर पे आ गई थी फिर? मेसन्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। Listening about his own hanging, who did the king call for? The oldest man in the country, the wisest man in the country, the wisest minister in the administration, या all the people? हाँ जी, तो जैसे ही किंग को पता नहीं चला कि भाई अब क्या करना है, क्योंकि अब तो उसके ऊपर, खुद के ऊपर ये मामला आ चुका है, तो अब क्या करे,
तो ऐसे में उसने क्या किया, वाइजेस्ट मैन इन द कंट्री को बुलाया, जो कि ऑफ कोर्स दी ओल्डेस्ट भी था, क्योंकि जो इंसान जितना बूढ़ा होता जाता है उसे जिंदगी की उतने ही एक्सपीरियंसेस मिलते जाते हैं। तो ओल्डेस्ट मैन को, वाइजेस्ट मैन को बुलाया उसने, वाइजेस्ट को था, आया ओल्डेस्ट, ठीक है। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। और फिर उससे पूछा कि क्या करना चाहिए। Why was it shameful to hang the arch? अब यहाँ पर जब निर्णय ये निकला कि आर्च जो है वो दोषी है और उसको टंगा देना चाहिए, तो लोगों का ये क्यों मानना था कि आर्च को टंगाना एक शेमफुल एक्ट होगा? ए, बिकॉज इट वॉज इनोसेंट, बी, बिकॉज इट वॉज नॉन लिविंग, सी, बिकॉज इट वॉज न्यूली बिल्ट, या फिर डी, बिकॉज इट हैड टच द किंग्स हेड। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बिकॉज इट हैड टच द किंग्स हेड, क्योंकि उसने किंग के हेड को टच किया था। तो जिस चीज ने पवित्र किंग के हेड को टच कर दिया तो कितनी पवित्र होगी, अगर उसे फांसी पे चढ़ा देंगे तो कितना बुरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनली हु वाज टॉल इनफ टू रीच द नूज? फांसी के फंदे पर पहुंचने के लिए सबसे लंबा आदमी कौन था? द चीफ ऑफ द बिल्डर्स, द आर्किटेक्ट, समवन फ्रॉम द क्राउड, या फिर द किंग? नतीजा ये निकला कि आज फांसी तो होकर ही रहेगी। एक फंदा लटका दो, इस फंदे में जो फिट आएगा वही इंसान मर जाएगा। उस फंदे में कौन फिट होता है फाइनली? द किंग। किंग ही फिट हो जाता है और फिर फांसी किसको लग जाती है? किंग को ही लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द इडियट रिप्लाई द वे ही डिड? इडियट ने जो बोला ऐसा उसने क्यों बोला? Because he liked melons, because he rode horses, because he knew how to use sword, because he grew melons. तो बच्चों इसके बाद में नए किंग की ताजपोशी के लिए निर्णय ये निकला कि सिटी गेट से आने वाला पहला व्यक्ति बताएगा कि राजा कौन बनेगा। सिटी गेट से आने वाला पहला व्यक्ति एक इडियट था और कमाल की बात यह है कि उसे मेलन्स बहुत पसंद थे, इसीलिए उससे कोई भी सवाल अगर आप पूछते तो वो मेलन्स में ही जवाब देता था। तो क्योंकि उसे मेलन्स बहुत ज्यादा पसंद थे उसने कहा मेलन्स, तो मेलन उसने कहा और इतने में किंग क्या बन गया? मेलन। What is the genre of the Tale of the Melon City? ये जो हमने अभी पोअम पढ़ी है द टेल ऑफ द मेलन सिटी, इसका जॉनरे क्या है? थ्रिलर, ह्यूमरस, आयरॉनिकल, या बोथ बी एंड सी? बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ बी एंड सी। देखो ये ह्यूमरस भी है क्योंकि हमें हंसाती भी है, एट द सेम टाइम आयरॉनिकल भी है कि कैसे एक राजा ने अपने आप को खुद को ही फांसी दे दी है, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर एक ऐसी चीज को हमने ताजपोशी करके बिठा दिया है जो कि डिसीजंस भी नहीं ले सकती है, जैसे कि मेलन। ठीक है, तो यहाँ ह्यूमरस और आयरॉनिकल दोनों करेक्ट आंसर होगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके साथ में 30 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं स्नैपशॉट से और आज का टेस्ट भी हो गया है कंप्लीट। मुझे आपको बताना है कि आखिरकार 30 में से आपके कितने मार्क्स आए। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि 30 में से आपके कितने मार्क्स आए, क्योंकि मैं कमेंट्स रीड कर रही हूँ। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को इसी तरीके के और वीडियोस के लिए। आपका फीडबैक भी कमेंट में वेलकम्ड है, क्योंकि मैं जब रीड करती हूँ तो मैं वैसे ही वीडियोस आपके लिए बना के लेके आती हूँ। सो मैं आपसे मिलने वाली हूँ हम नेक्स्ट वीडियो में। हमने एमसीक्यूज जो है वो तीनों चीज़ों के कर लिए हैं, प्रोज, हॉर्नबिल, पोएट्री, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट। अब हम नेक्स्ट कुछ नया करने लेके आएंगे आपके लिए यहाँ पर क्लास 11 के लिए। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।